चलिए देखें, कल हम लोग प्रकाश के व्यतिकरण के विषय में पढ़े थे कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है और प्रकाश के व्यतिकरण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उसी व्यतिकरण की हम गणितीय विश्लेषण करेंगे, यानी मैथमेटिकली हम उसको प्रूफ करेंगे कि प्रकाश के व्यतिकरण में तीव्रता अधिकतम कब होती है और न्यूनतम कब होती है, उसको मैथमेटिकली प्रूफ किया जाएगा। ठीक है, एक तरह से ये डेरिवेशन है। समझ में आ गई बात? तो आज का हेडिंग है प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। ठीक है, इसके लिए हम करेंगे क्या? देखिए, व्यतिकरण के लिए कम से कम कितनी प्रकाश तरंगों की आवश्यकता होती है? 2। कम से कम 2, अधिक से अधिक हो सकती हैं 3, 4, 5, 6 जो भी, लेकिन व्यतिकरण के लिए कम से कम 2 प्रकाश तरंगों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब एक दूसरे से अध्यारोपण करेंगे तभी व्यतिकरण की घटना उत्पन्न होगी। तो अध्यारोपण करने के लिए कम से कम 2 तरंग चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 तरंगों की बात करेंगे, 2 तरंगों का समीकरण लेंगे और उसी को लेकर के हम प्रूफ करेंगे। तो मान लेते हैं, माना समान आवृत्ति की कला संबद्ध 2 प्रकाश तरंगों के आयाम A1 व A2 हैं तथा इनके विस्थापन समीकरण निम्न है। ध्यान से देखना, हमने समान आवृत्ति की कला संबद्ध 2 प्रकाश तरंग लिए हैं जिनके आयाम A1 और A2 हैं तथा इनके विस्थापन समीकरण निम्न है। ठीक, अब बात आती है कि सर आयाम क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, कल जब हम लोग इस तरह से डायग्राम बनाए होंगे, इस तरह से, ठीक है, तो जब तरंग इस तरह से चलती है तो अब ये जो लाइन है इस तरंग को 2 बराबर भाग में बांट रही है। तो इस लाइन के किसी एक तरफ इसका जब अधिकतम विस्थापन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। ये तरंगें कंटिन्यू ऐसे ही नहीं चलती हैं। ये तरंगें पहले देखिए, पहले ये तरंगें ऐसे बनाती हैं, ऐसे ऐसे,
फिर धीरे धीरे ये कम होते हुए चली जाती। ठीक है, तो यहां पर विस्थापन सबसे अधिक होगा। जितना इधर बढ़ेंगे विस्थापन धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो अधिकतम जो विस्थापन होता है प्रकाश तरंगों का अपने साम्य स्थित से, अपने मूल स्थित से किसी एक तरफ, चाहे ऊपर या नीचे, ठीक है, किसी एक तरफ जो अधिकतम विस्थापन होता है उसी को हम आयाम कहते हैं। मतलब जो दो तरंग हमने लिया है उन तरंगों का जब विस्थापन समीकरण हम लिखेंगे तो पहली तरंग का विस्थापन समीकरण है y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी तरंग का समीकरण है y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ध्यान से समझना, ये तरंग का विस्थापन समीकरण ये है और इसका आयाम क्या है, a1। मतलब जो ये तरंग चल रही है ये अधिक से अधिक a1 के बराबर विस्थापन करेगी, उससे ज्यादा विस्थापन इसमें नहीं होगा। दूसरी तरंग अधिक से अधिक a2 के बराबर विस्थापन करेगी, उससे ज्यादा नहीं करेगी, उससे कम होता जाएगा लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। इसलिए a2 जो है दूसरी प्रकाश तरंग का क्या है, आयाम है, और जो a1 है वो पहली तरंग का आयाम है। क्लियर? तो जो यहाँ पर वैल्यू होते हैं वो आयाम को शो कर रहे हैं, अधिकतम विस्थापन को। साइन का जो ये कोणांक है ये, ठीक है, यही कला को शो करता है। किसको? कला। कोणांक जो होता है, कोण जिसको आप कहते हो, साइन थीटा, तो थीटा क्या है, साइन का कोणांक है। साइन 45 45, तो 45 साइन का क्या है, कोणांक है। साइन 90, तो 90 साइन का क्या है, समझ में आ गई बात? तो जो यहाँ पर साइन के कोणांक हैं, चाहे वो ओमेगा टी है या ओमेगा टी प्लस फाइव है, यही क्या है, कला है। इसी को हम कला कहते हैं। ठीक है, ये कला है। इन दोनों के कला में अंतर कितने का है, फाई का। देखो इसमें भी ओमेगा टी, इसमें भी ओमेगा टी, लेकिन इसमें फाई क्या है, अधिक है। तो इसका मतलब इन दोनों तरंगों के बीच कला में अंतर कितना है, फाई है। यानी फाई क्या है, कालांतर है। क्या है, कालांतर है। ठीक है, जब दो तरंगे चलेंगी तो उनके बीच कालांतर क्या होगा, फाई होगा। ठीक है, कला पूछ दे तो कला का मतलब पूरा ओमेगा टी की वैल्यू पूछ रहा है। समझ में आ रही है हमारी बात? जो ये साइन का कोणांक है ना, इसी को हम बोलते हैं कला। समझ में आई बात? दूसरे वाले तरंग का ये पूरा कला है। देख लेना एक एक चीज इसमें, क्योंकि न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो इन्हीं समीकरणों से तुलना करके आप कला निकालोगे, आयाम निकालोगे, आवृत्ति निकालोगे, सब निकालोगे। तो ये कला है। ये जो दोनों चीजें देख रहे हैं A1 A2, इनको, इन तरंगों का क्या कहते हैं, आयाम है, जो अधिकतम विस्थापन को प्रदर्शित करते हैं। अब इन कला में देखो, कला में जो ये ओमेगा केवल लिखा है ना, ओमेगा, इसको हम बोलते हैं कोणीय आवृत्ति। क्या बोलते हैं, कोणीय आवृत्ति। केवल ओमेगा की बात मैं कर रहा हूं। ओमेगा को हम क्या बोलते हैं, कोणीय आवृत्ति कहते हैं। और टी आप सभी को पता है, समय है, उसके संचरण में लगा समय है। फाई क्या है जी, केवल फाई, ये है कलांतर। क्या है, कलांतर। ठीक, अगर कोणीय आवृत्ति आपको मिल जाए, ओमेगा, ओमेगा मिल जाए, ओमेगा की वैल्यू मिल जाए, तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन। 2 पाई एन, ओमेगा का मान 2 पाई एन के बराबर होता है, जिसमें एन क्या है,
n आवृत्ति है, क्या है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, n केवल आवृत्ति है। ध्यान से रहे सारी बातों को। आवृत्ति अगर n की वैल्यू मिल जाए तो इससे हमें क्या मिलेगा, t मिलेगा। t क्या है, आवर्तकाल है। क्या है, आवर्तकाल है। अब देख लो, जब क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन किसी प्रकाश तरंग का ऐसे एक समीकरण दे देगा, कह देगा कोई प्रकाश तरंग का समीकरण इतना है, ऐसे लिख देगा और कहेगा इसका आयाम बताइए और इसका आवर्तकाल बताइए। समझ में आ गई बात? या कोणीय आवृत्ति बताइए, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन इस पे। तो आयाम निकालने के लिए आप इस वाले समीकरण से इनका क्या करेंगे, तुलना। तो a की जगह क्या है, तो आयाम मिल गया 5, क्योंकि a आयाम है और a की जगह 5 है, तो 5 क्या है, आयाम है। क्लियर? दूसरा, अगर कोणीय आवृत्ति की बात कर रहा है तो t की जगह t है, तो ओमेगा की जगह क्या है, तो कोणीय आवृत्ति कितनी हुई, क्योंकि ओमेगा ही कोणीय आवृत्ति है, तो 400 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अगर मान लो कोणीय आवृत्ति 9 पूछ करके कह दे आवृत्ति ज्ञात कीजिए, केवल आवृत्ति, ये पूछ दे, तो पहले तो ओमेगा का मान लिख लो, इतना है, और ओमेगा की वैल्यू होती है, तो यहां पर लिख दो 2 पाई बराबर, ऐसे लिख दो। ठीक है? अब यहां से n निकालना है, n ही तो आवृत्ति है, देखो तो n निकालना है, तो 400/2 पाई भाग दे दो, हल हो जाएगा, आवृत्ति आ जाएगी। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर आवृत्ति भी नहीं पूछ रहा है, आवर्तकाल पूछ दे, तो फिर जब n का मान मिल गया तो n बराबर क्या होता है ना, तो इसके जगह 1/t रख दो, बराबर 400/t निकालना है, इसको पलट दो, केवल t चाहिए, तो ये भी पलट जाएगा, आवर्तकाल इतना हो जाएगा। अब समझ में आ गया इसका कितना महत्व है। ऐसे न्यूमेरिकल बनेंगे इस पे, तो ये सारी चीजें एक एक करके ध्यान रखिएगा। क्या है, अभी हम तो लिखवा देंगे ये सब चीजें, लेकिन निकालेंगे कैसे ये हमने बताया आपको, ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है? देखिए, तो 2 प्रकाश तरंगों की हमने बात किया, इनके आयाम क्या है, a1 a2, और इनके विस्थापन समीकरण हैं y1 = a1 sin ओमेगा t, y2 = a2 sin ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है जी, यही 2 तरंगें हैं। इन तरंगों के समीकरण को हम नाम दे देते हैं ए और बी। ये मूल तरंगों के समीकरण है, जो तरंगें चल रही हैं एक दिशा में, जो एक दूसरे से अध्यारोपित करेंगी, ठीक है, वो तरंगों का ये समीकरण है। अब हम आपसे कहें, सोनाली बताओ इसमें कोणीय आवृत्ति कौन है? हाँ, कोणीय आवृत्ति कौन है इसमें? W नहीं है वो, अरे तरीके, ओमेगा है। तुम बताओ जी, हम तन्नू, आयाम कौन है इसमें? सब नहीं बोलेगा। आयाम इसमें कौन है, तुम बताओ। आंचल, कसौदन, आयाम इस समीकरण को देखकर आयाम बताओ कौन है?
किसे आयाम कहोगे? हाँ, अंशिका, गौतम बताओ। इतना तो भगवान दिए होंगे आंख, इसमें पढ़ो। इतना मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट हमको क्या दिए तुम लोग? बताओ, क्या कर रहे हो? एकदम रिलैक्स हो गए हो, बस बोर्ड पे सर लिख रहे हैं, मजा आ रहा है बस। बताओ, अभी हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया, एक एक चीज हमने बता दिया कैसे आप निकालोगे, और पूछने के बाद डल हो जा रहे एकदम। है क्या मतलब है? किस लिए आए हो यहाँ पर? थोड़ा माइंड एक्टिव रखो, क्या बोला जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। ऊपर लिखा भी है आयाम A1 व A2 है, फिर भी नहीं बता पाए। ये तो बात वही हो जाएगी ना कि अगर पेपर और बुक दोनों दे दिया जाए तुम लोग नहीं कर पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे किसका आंसर क्या है, लिखना हमको क्या है। तो थोड़ा एक्टिव रहिए। अरे मान्यवर लोग, आप लोग से भी कह रहे हैं, आप लोग के लिए नहीं है क्या ये? तो थोड़ा इधर ध्यान रखिए, जितना टाइम क्लास चल रहा है उतने टाइम एकदम एक्टिव रहिए। बात करने का समय बहुत मिलेगा, ये करने का समय नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसी टाइम सब कर डालोगे लेकिन पढ़ोगे नहीं, तो वहीं सूझ जा। भारी शरीर बा, गधा टेंशन लगे ही नहीं रहा है कि मतलब पढ़ने आया, दीवार पे टेक लगा दिया, पड़ा हुआ है। जब बॉडी को रेस्ट दोगे ना तो बॉडी कहेगी धीरे धीरे लेटो, पढ़ नहीं पाओगे, माइंड सुस्त होता चला जाएगा। समझ में आया जी? आयाम क्या है? हाँ, A1 एंड A2। इस तरंग का आयाम A1 है, इस तरंग का आयाम। अगर हम विस्थापन आपसे पूछ दें, दोनों तरंगों में विस्थापन कौन है? बताओ, दोनों तरंगों का विस्थापन कौन है? बताओ निधि। हाँ, लिखा नहीं है, विस्थापन समीकरण, ये ना है विस्थापन। तो Y1 Y2 विस्थापन है, ठीक है। A1 A2 आयाम है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, फाई कालांतर है, T समय है। अब क्या करें बताओ? है हो गया? चलो अब इसमें लिखो, देखो जहां ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति है, ठीक है, जिसका मान कितना होता है? 2πn है, ठीक है। इसमें an क्या है? केवल आवृत्ति है, आवृत्ति है जो या जिसका मान 1/t के बराबर होता है, ठीक है, जिसमें t क्या है? ठीक है ना यार, सब हो गया ना। ओमेगा कोणीय आवृत्ति है और इस कोणीय आवृत्ति का मान 2π, इसमें जो n है वो क्या है? और इस n का मान 1/t है, इसमें t क्या है? आवर्त काल है, कैपिटल T जो है वो आवर्त काल है। इसमें फाई क्या है? कालांतर, तो लिखेंगे तथा फाई
कलांतर है। ठीक है, ये इनके विषय में हो गया। अब ये दोनों तरंगें जब एक साथ एक दिशा में चलेंगी तो एक दूसरे से क्या करेंगी? अध्यारोपण करेंगी। ठीक है, एक दूसरे से अध्यारोपण करेंगी। जब अध्यारोपण करेंगी तो इनका एक परिणामी तरंग बनेगा। ठीक है, अब देखना हमको ये है कि जो परिणामी तरंग बनेगा क्या वह तरंग भी इन्हीं तरंगों की तरह होगा? ठीक है, अब हमें ये चेक करना है। तो देखिए, अध्यारोपण के सिद्धांत से दोनों तरंगों के परिणामी तरंग का क्या विस्थापन। ठीक है, अध्यारोपण के सिद्धांत से इन दोनों तरंगों के परिणामी जो तरंग होगा उसका विस्थापन। तो देखिए y बराबर y1 प्लस y2, यही होता है। अच्छा, y, अब ध्यान देना, यहां पर लिखना बाद में। y1 का मान ये है a1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 का मान ये है a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर? y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2। अब इसको ध्यान देना, ट्रिग्नोमेट्रिक में आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे साइन a प्लस टी। क्या मान होता है इसका? जो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े होंगे उनको पता है, आप बायोलॉजी से नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा। साइन ए प्लस बी का सूत्र है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन, ये सूत्र है इसका। इसी सूत्र पर आप इसको रखोगे। रखना क्या है? ये ओमेगा टी ए है और फाइव बी है, तो इसमें जहां जहां ए है वहां क्या रखोगे, और जहां जहां बी है फाइव रख दोगे। तो समीकरण क्या बन गया? साइन ओमेगा टी कास फाइव, कास ओमेगा टी बन जाएगा ना। तो यहां लिखेंगे साइन ओमेगा टी कास फाइव प्लस कास ओमेगा टी साइन फाइव। हो गया? ठीक है, अब a2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा प्लस a2 साइन ओमेगा टी कास फाइव। अब a2 का यहां पर गुणा, a2 कास ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक है, अब ध्यान देना, इन दोनों में इस वाले टर्म को छोड़ दीजिए, उधर वाले को, ये पूरा टर्म और ये देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा। कॉमन मिलेगा साइन ओमेगा, तो यहां बचेगा क्या? a1 यहां बचेगा और ये बचा, और साइन ओमेगा टी हमने बाहर कर दिया, कॉमन हो गया। प्लस a2
कास ओमेगा साइन फाई। हो गया जी। देखो इसको हम समीकरण 1 लिख देते हैं, इसको, ठीक है। अब ध्यान देना, ये a1 a2 cos फाई और a2 sin फाई, मतलब जो आयाम है वह और फाई वाला कोणांक, इनको एक साथ लेंगे तो यहां पर मान लेंगे, ये मिटा देना है, अब ये वाला मिटा देना। हाँ तो उसको लिख लो जल्दी, उसको कहीं लिख लीजिए फार्मूला, उसी फार्मूले पे लिखा गया है पूरा ही। अगर वो नहीं पता होगा नहीं लिख पाओगे, जल्दी लिखो उसको। यही हाई स्कूल में ढंग से पढ़ लिए होते तो आज ये दिक्कत नहीं आती, ये हाई स्कूल में ही है। हो गया, चलिए अब देखें, आगे देखें, इधर देखो, बात नहीं, यदि इधर देखो, यदि अगर हम a1 प्लस a2 cos फाई को a1 प्लस a2 cos फाई के बराबर अगर हम केवल a मान लें या कैपिटल A मान लें इसको, और यहां लिख दें cos थीटा, क्योंकि cos है तो cos थीटा, ठीक। और यहां से क्या निकला, a2 sin फाई, a2 sin फाई, इसको हम लिख दें a sin थीटा, ऐसे लिख दें। और इसको एक समीकरण दे दें नाम 2 और 3, और इसको अब यही छोड़ देंगे, जो मान लिया हमने ना। बस अब आ जाओ समीकरण 1 से, फिर यहां लिखो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में a1 प्लस a2 cos फाई के जगह जो माने वो लिख दो, तो y बराबर क्या मिला, a cos थीटा, सॉरी थीटा मिला ना, और क्या है साइन ओमेगा टी, प्लस फिर क्या माने हो a2 साइन फाई को a साइन, और इसमें क्या था cos ओमेगा टी, ऐसे हो गया, देख लो, ठीक। y बराबर, अब देखना, a साइन ओमेगा टी को पहले लिख दो और cos थीटा को, ठीक है, साइन ओमेगा टी पहले लिख दिया, cos थीटा बाद में। यहां देखो a cos ओमेगा टी पहले लिख दिया और साइन थीटा को बाद में, ऐसे लिख सकते हैं। दोनों में एक कॉमन हो जाएगा, देखो दोनों में क्या है, a है, कॉमन हो जाएगा, तो आपको ये मिलेगा ऐसे, साइन ओमेगा टी कॉस प्लस cos ओमेगा टी, ऐसे दिखेगा ना, मिला। और अभी यहां जब सूत्र हम लिखे थे तो देखिए ओमेगा टी को क्या लिखे थे और फाई को लिखे थे, तो ऐसे यहां पर आप लिख दीजिए। तो अब ये दिख रहा होगा साइन ए cos बी cos ए साइन, एक सूत्र बन गया ना, किसका बना, साइन ए प्लस बी का, इसी का सूत्र बनेगा ना ये। बस ए के जगह क्या लिखना है और बी के जगह क्या लिखना है, थीटा। देख लो, ये है दो तरंगों के, इन दो तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग का ये समीकरण है, समझे। जब दोनों ये तरंगें एक दूसरे से अध्यारोपित करती हैं और जो नई तरंग बनाती हैं, वह तरंग भी इन्हीं तरंगों के समान है, देखो
समीकरण इन्हीं की तरह है ना। देखो, इसका मतलब दो तरंगों के अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग उत्पन्न होती है वह भी मूल तरंगों के समान होती है। ठीक है, कोई अलग तरंग नहीं बनती है, उन्हीं की तरह वो भी बनती है, क्योंकि यहाँ क्लियर हो गया कि ये समीकरण इसी की तरह है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे परिणामी तरंग का समीकरण मूल तरंगों ए और बी, जो ये ए और बी हमने माना है ना, के क्या है, समान है, के समान है। ठीक है, उन्हीं के समान है। अतः अध्यारोपण से उत्पन्न तरंग क्या होती है, मूल तरंगों की तरह होती है। ये तो क्लियर हो गया, यहाँ पर ये तो फिक्स हो गया ना, जब दो तरंगें अध्यारोपित करेंगी तो उसी की तरह परिणामी तरंग भी उत्पन्न होगी। अब इसके बाद कहानी इससे और इससे स्टार्ट होगी, जो छोड़ा हमने। ठीक है, ये तो अभी हमने केवल इतना सिद्ध किया कि जो तरंग उत्पन्न होगी वो कैसी होगी, तो मूल तरंगों के समान ही होगी। ये तो क्लियर हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे कि जो परिणामी तरंग आ रही है जिसका जो आयाम ए है वो आयाम कितना होगा। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, इनको वर्ग करके हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे कैसे, देखो, इधर पूरे का वर्ग कर दोगे और इधर वर्ग कर दोगे, फिर इसके वर्ग में इसका वर्ग जोड़ दोगे। समझे? तो ध्यान से सुनना, अगर इसका वर्ग करोगे तो ये दिखेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिखेगा ना भाई। वर्ग का मतलब क्या हुआ, ऐसे आप करोगे दो घात, तो ये a है और ये पूरा b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखेगा वो। तो सूत्र बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ऐसे बनेगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखना यहां से a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक, क्योंकि स्क्वायर इस पूरे का होगा, तो a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2a, a के जगह a1, b के जगह a2 कॉस, हो गया जी। ठीक है, इधर वाले का स्क्वायर हो गया, अब इसका स्क्वायर करो तो ये तो एक ही पद है, तो ये हो जाएगा प्लस a2 स्क्वायर, साइन है ना, तो साइन फाइव इक्वल टू, इधर वाला देखो, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर दोनों में से कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस, ये आ जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये 1 हो गया, तो यहां बचेगा केवल a स्क्वायर। इधर देखो, इधर अगर देखोगे तो a1 स्क्वायर प्लस, ध्यान से सुनना, a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर, इन दोनों में से a2 स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में आएगा cos स्क्वायर फाइव प्लस ये आएगा, और बचा क्या, 2a1 a2 cos, ये आएगा। अब इसका भी मान हो गया एक, तो बचा गया आपको a1 स्क्वायर प्लस, आई तो एक हो गया, प्लस 2a1 a2 cos
बराबर, समझे। अब a का स्क्वायर हटा दो, जब इसका स्क्वायर हटाओगे तो ये सब करड़ी में आ जाएगा, अंडर रूट, समझे, दिख रहा नीचे ना। तो स्क्वायर हटा दो तो a बराबर हो गया रूट a1 स्क्वायर प्लस हो गया, यही हो गया परिणामी तरंग का आयाम। जो ये तरंग बन रही है उसका आयाम इतने के बराबर होगा, ठीक है। ये परिणामी तरंग के आयाम का सूत्र है, ठीक है। अभी ये खत्म नहीं है, इसके आगे कल ही से स्टार्ट होगा। नहीं नहीं, ये आयाम हो गया। अब इसके आगे कल आपको हम बताएंगे, नोट कर डालिए, नोट कर लीजिए, लंबा डेरिवेशन टाइम लगेगा।